गुज़िश्ता सेशन के अंदर हमने इल्म नफ्सियात के अंदर जो जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में बहुत सारे अहम अलामात को हमने समझने की कोशिश की और उसके बारे में काफ़ी तफसील से डिफ़ाइन किया। हमारे व्यूअर्स ने भी मुझे यकीन है कि पहले दोनों पार्ट देखे होंगे और उसको समझा होगा। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अपनी तरतीब ये रखी है कि हम पहले जो नफ्सियात के अंदर जो जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में जो तहकीकात हैं उससे भी इस्तिफ़ादा करेंगे हम और उसको बयान करेंगे, उसकी मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात को बयान करेंगे और फिर उसको तिब के लिहाज से और बिलकानून मुफरद अज़ा के लिहाज से साथ साथ जहाँ जहाँ हम आगे बढ़ेंगे वहाँ तत्वीक भी देते जाएंगे और उसके मुताबिक फिर हम उसूल इलाज और उसकी तरफ भी हम जाएंगे। ज़ाहिर मरीज़ की आइडेंटिफ़िकेशन करनी है। हमें जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं वो उनकी अलामात जो हमें मिलती हैं ना उससे हमने तशख़ीस करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि नब्ज़ देख करके आप उस पर एकदम फिट लगा देंगे कि ये नफ्सियाती मरीज़ है, ऐसा नहीं करना है। हमने उसके अलामात, उससे बात करनी है, उसके साथ बैठना है, उसके गुफ्तगू, उसके फैमिली के साथ गुफ्तगू, उससे हमें वो कैचिंग पॉइंट हमें मिलेंगे, वो हम राइट डाउन करेंगे, नोटेड रखेंगे और फिर उसको समराइज़ करके और हम मरीज़ पे हुक्म लगाएंगे। और मरीज़ के उस हुक्म लगाने का मकसद ये है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इस पढ़ने का मकसद ये बनेगा कि हम दिमाग के अंदर मरीज़ के झांक सकें, मरीज़ के बदन के अंदर झांकेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मरीज़ के जिस्म में जो ख़राबी आई है वो क्यों आई है, वो किस वजह से आई है, उसका कौन सा सिस्टम या कौन सा सर्किट काम नहीं कर रहा। कोई कंपोनेंट जो दिमाग ब्रेन के अंदर है अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो उसको ऑर्डर में लाने के लिए हमें फिर क्या करना होगा, वो तबीब के लिए फिर आसान हो जाता है उसको टारगेट करना। या फिर अगर उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो केमिकल मैसेजिंग सिस्टम है दिमाग के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, अगर उसके अंदर कोई एरर है, उसकी ज़्यादती है या कमी है तो उसको भी हम रिज़ॉल्व कर दें। लेकिन उसके नतीजे में जो पेशेंट पे हालात तारी होते हैं वो हमने समझना है। इसीलिए हम इस मौजू को इस तफसील से लेके जा रहे हैं। और दूसरा एक और मसला भी होता है कि अक्सर जो नफ्सियाती पेशेंट होते हैं जो हमारे पास बिलखसूस आते हैं, हमें दिखने में आते हैं, हमारे साथियों के पास दिखने में आते हैं, उसमें से अक्सर वो होते हैं जो एलोपैथिक वगैरह के अंदर या कोई और बाबाओं वगैरह के चक्कर में या उसमें अपने मर्ज़ को बिगाड़ बैठते हैं गलत अद्वियात का इस्तेमाल करके, गलत चीज़ें ले करके, जिसके नतीजे में उनके अंदर बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें उनके अंदर ऐड या कमी हो चुकी होती है उनके अंदर। उसे भी हमने समझना है कि ये जो फ़लाँ चीज़ आई, ये इसके अंदर कमी या ज़्यादती हुई, वो क्यों हुई, कैसे हुई, किस नतीजे में हुई होगी। तो अगर उस पर अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट करेंगे तो आप हत्ता कि ये सुराग तक लगा लेंगे कि इस मरीज़ को क्या इस्तेमाल करवाया गया है, तो वो भी हम समझ लेंगे इंशाअल्लाह। अगरचे कि ये थोड़ा सा खुश्क मौजू है लेकिन इसको हम कोशिश कर रहे हैं सहल अंदाज़ में, इल्मी अंदाज़ में लेके चलें और जो हमारे बैठे हुए स्टूडेंट्स को भी और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी और बाद में जो लोग देखते हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा तो इन सब को इसका बेनिफिट हासिल हो। अभी हम जो है ना थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, अब अपने मौजू की तरफ चलते हैं। एक बात और पूछनी थी कि हमारे जो नफ्सियाती मरीज़ हैं, ये नफ्सियाती मरीज़ कितने होते हैं, क्या इनका रेशो है? आप जान कर के हैरान होंगे। बल्कि मैंने गुज़िश्ता वीक जो मैंने रिसर्च वर्क करता रहा इसके ऊपर, तो मुझे भी जान करके हैरानगी हुई कि सबसे ज़्यादा जैसे हम आम तौर पे समझते हैं वो डायबिटिक पेशेंट होता है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि डायबिटिक पेशेंट से भी ज़्यादा तादाद अब नफ्सियातियों की होती जा रही है, क्योंकि डायबिटिक वालों में से भी जो नफ्सियाती हो जाते हैं, नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, एज़ वेल एज़ जो दीगर लोग होते हैं वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं। जो जिस तरह से हालात व वाक़यात हैं हमारे, और वो खुराकें नहीं हैं, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, ये हर वक्त डेवलप हो ही रहा होता है। इवन के बच्चों पे भी, ख़वातीन पे भी, सब पे किसी न किसी हालत में ही हो रहा है। तो इसकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इसमें गिरफ़्तार है। डायबिटिक पेशेंट को तो वो अपने आप को चेक कर रहा होता है या करवाता है और उससे वो आइडिया कर रहा होता है, बता रहा होता है मेरी शुगर बढ़ गई, मेरी शुगर कम हो गई, सब देख रहा होता है। लेकिन जो नफ्सियाती पेशेंट होते हैं उनको तो ख़ुद भी नहीं पता चल रहा होता कि मैं नफ्सियाती हूँ। एक दर्जे पे जाने के बाद फिर लोग फ़ील करना शुरू करते हैं कि ये बंदा नफ्सियाती हो गया या गलत राय कायम कर रहा है, या नफ्सियाती जो मरीज़ है वो ख़ुद अपने आप को एरर महसूस करते हुए वो बताता है या बात करता है। वो भी कम एक कैटेगरी है जो बताती है, वरना एक कैटेगरी ऐसी है जो आखिर वक्त तक यकीन रख के बैठती है कि वो नफ्सियाती नहीं है, बल्कि वो जो बात बयान कर रहे हैं, जो चीज़ें वो दुरुस्त हैं। तो ये भी हमने डायग्नोस करना है। तो इसीलिए हमने इल्यूजन, हेलोसिनेशन और डिल्यूजन के बारे में
काफ़ी तफसील के साथ लेकर के चलें, क्योंकि 3 कैटेगरी हमने पहले तकसीम की, फिर इनके अंदर मज़ीद जो कैटेगरीज़ थी वो हमने बयान की, ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो कि मरीज़ अब जहनी हालत उसकी किस दर्जे में है, उस दर्जे को हमने समझना है। बाद में इंशाअल्लाह ताला हम तहरीक वाइज भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बात तो याद रखें, बिलमुफ़रदाज़ा उसूल ये है कि बहुत कम अलामात ऐसी हैं कि जो हम फ़िक्स कर सकते हैं तहरीक के साथ, वरना मोस्ट ऑफ़ हम फ़िक्स नहीं करते। और हम देखेंगे कि मरीज़ जब हमारे पास आया तो किस हालत में आया, लेकिन उसकी तहरीक बेशक हम देख रहे हैं, तहरीक देख करके भी हमने कैलकुलेट करना है पेशेंट को कि नफ्सियाती पेशेंट तो है, इसके फ़लाँ कंपोनेंट में फ़लाँ जो केमिकल है अगर उसके अंदर ख़राबी आई है तो उसको उसके जिस्मानी जो मामलात हैं उस पर उसके क्या असरात आएँ, तो उससे तत्वीक दे करके उसको भी रिज़ॉल्व करना है, और जो दिमागी मामलात हैं उस पे भी हमने काम करना है। इसलिए अद्वियात के लिए जो हर्ब्स हम मुंतखब करेंगे वो भी हमें उस क्वालिटी की होनी चाहिए जो दिमाग तक पहुंच सकें। आपको पता है दिमाग के जो ब्लड ब्रेन बैरियर है BBB ट्रिपल बी है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर इसको क्रॉस करने वाली चीज़ जो होगी, यानी कि जो हम खाते पीते हैं वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होने के बाद जो ग़िज़ाई हालत तैयार हो जाती है मुख्तलिफ़ हमारे सेल्स के लिए, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ के लिए, उसमें जाने के लिए, तो उसमें दिमाग में भी जाना है। तो जब वो ब्लड ने दिमाग में वो प्रोडक्ट को लेके जाना है जो इलाज के लिए या दिमाग की ज़रूरत के लिए है, तो वो जो हमारी शरियाने हैं उसकी वॉल्स को क्रॉस करने की सलाहियत हो उसमें, और वहाँ बहुत टाइट किस्म का पहरा होता है कि हर कोई चीज़ उसमें से निकल के ना आ सके। तो सबसे ज़्यादा पहरा यहाँ पर होता है दिमाग में, इसलिए इसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये बड़ा टाइट बैरियर है, इसको क्रॉस करने की सलाहियत वाली जो दवाई होगी लिपिड सॉल्युबल होगी, और वो लिपिड सॉल्युबल टाइप हमने जो अज्जा तैयार करेंगे वो इतने अच्छे उम्दा अंदाज में तैयार किए हुए हो कि वो दिमाग में मतलूबा काम के लिए वो पहुँच सकें ब्लड के अंदर से सफ़र करते हुए। और कोई तरीका तो हमारे पास नहीं है इंजेक्ट करने का, तो हम यही एक तरीका लेते हैं। तो आज की क्लास को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हमने कुछ यहाँ पर स्केचिंग की है, इसको समझ लें। हमने बेसिकली आज एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन को पहले हमने आज समझना है। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन पे बेसिकली क्लास होगी। हम एंग्ज़ायटी को ऊपर समझ रहे हैं जो कि ये पोजीशन आई है, और यही एंग्ज़ायटी बढ़ करके डिप्रेशन में मुंतकिल हो जाती है। एंग्ज़ायटी हमने बताया 2 किस्म की होती है। आपने उन्होंने देखा था ना, एक तो एक अच्छी एंग्ज़ायटी होती है हमारे लिए कि वो किसी टारगेट को अचीव करने के लिए बंदे के अंदर एक लगन पैदा हो जाती है, उसके अंदर जुस्तजू, उसके अंदर वो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, उस पूरी बॉडी और सब कुछ लगा देता है और बाकी बहुत सारे कामों को नज़रअंदाज कर देता है, जिसके नतीजे में अपने टारगेट को अचीव करता है। मसलन इम्तिहान के अंदर पोजीशन लेनी है, किसी रेस में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पोजीशन लेनी है, विन करना है। इस तरह से कोई सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग होते हैं, उन्होंने अपने टारगेट को चेस करना है बल्कि क्रॉस करना है, वो उसके अंदर एंग्जाइटी में उस लेवल पे चले जाते हैं कि बस उसमें लगन जुस्तजू पैदा हो जाती है। और एक हम छोटा सा ग्राफ भी हमने बना करके बताया था उसमें कि बहुत सारे लोगों की जब एंग्जाइटी बढ़ रही होती है, यानी उनके अंदर किसी काम को करने की एक जुस्तजू लगन अगर वो बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ रही होती है। लेकिन वो लोग जिनकी एंग्जाइटी तो बढ़ रही है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है एक स्टेज पे आने के बाद, तो ये पेशेंट है और इनको हमने ट्रीट करना है, क्योंकि उसके अंदर वो कुव्वत, वो सलाहियत नहीं रही कि वो आगे बढ़ें और अपने टारगेट को मीट कर सकें। और जब वो मीट नहीं कर सकते तो मज़ीद एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी, मज़ीद एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। तो ये बढ़ते बढ़ते क्या होगी, जब आप किसी मसले को हल नहीं कर सकते, आपको सोल्यूशन नहीं मिलता, आप मायूस होते हैं, नाउमीद होते हैं, आप बेयार और मददगार अपने आप को महसूस करते हैं, तो ये सिलसिला बढ़ता हुआ कहाँ चला जाता है, फिर डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। फिर जब डिप्रेशन के अंदर चला जाता है तो फिर डिप्रेशन के जो अलामात और मामलात हैं फिर वो शुरू हो जाएंगे, फिर वो एंग्जाइटी वाले लेवल के ऊपर कवरेबल नहीं रहे, वो आगे बढ़ गए। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद समझते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक चीज़ ड्रॉ की है, यहाँ पर एक एरो है, ये एरो या पेंडुलम समझ लें, ये पेंडुलम मूव कर रहा है ऐसे। ये एक नॉर्मल लाइफ है, 0 पॉइंट पे ये खड़ा है नॉर्मल पे। ये इंसान के जो उसके बिहेवियर है उसकी अभी हम बात कर रहे हैं सारी। तो उसके अंदर हमने देखा कि ये 0 पॉइंट पर है और अभी ये नॉर्मल पोजीशन पर है। तो क्या इंसान सारा हर वक्त 0 पॉइंट पे होता है, ना उदास है ना खुश, ऐसा हो सकता है? या वह संजीदा होगा या वो खुश हो रहा होगा, 2 कैफियत के दरमियान चल रहा होगा ना। तो
नॉर्मल से अगर कोई शख्स कभी उदास हो जाता है, कभी खुश हो जाता है, खुशी की खबर, खुशी के मामलात पे खुश हुआ, उदासी सैडनेस के ऊपर अगर कोई बात आई तो उदास हो गया और फिर नॉर्मल हो गया, यानी उदास होने के बाद जितने भी टाइम के लिए जो मसला था उसके मुताबिक उदास रहा, उदास होने के बाद फिर वो ठीक हो जाए। खुश होने पर आया तो जितनी देर तक कोई मामला था खुशी का उस वक़्त तक वो खुश रहा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाए। तो अगर ये इसके दरमियान ये रहता है तो ये क्या पोजीशन बनेगी, ये हमारी नॉर्मल इंसान की पोजीशन बनेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, मूड डिसऑर्डर। इस पूरे सिस्टम को मूड डिसऑर्डर, और ये एंग्जाइटी से रिलेटेड है। एंग्जाइटी, इल्म नफ्सियात के अंदर हम एंग्जाइटी को समझ रहे हैं। एंग्जाइटी को समझते हुए हम इसको देख रहे हैं, नॉर्मल से उदास की तरफ गया और फिर खुश हो गया, खुशी की तरफ गया फिर उदासी की तरफ चला गया। यानी कि ज़रूरी नहीं यहाँ से यहाँ जाए, लेकिन वो अपने ज़रूरत के मुताबिक, ज़िंदगी के मामलात के मुताबिक फ्लक्चुएट हो रहा है, वो ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ज़्यादा उदास हो जाए, सेकंड डिग्री आ गई इसकी, ये फर्स्ट डिग्री तक था अब ये सेकंड डिग्री तक आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बंदा खुश हो जाए। लेकिन अगर इसे खुश ज़्यादा हो करके भी नॉर्मल हो जाए, या बहुत ज़्यादा उदासी और परेशानी या कोई ऐसी चीज़ हो और वहाँ से फिर वो वापस अपने नॉर्मल हालत में आ जाए, इस हालतों में रुक ना जाए, बार बार ना जाए, तब तक ये क्या है, इस मकाम पर भी 2 दर्जे इधर भी और 2 दर्जे इधर भी हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे पेशेंट को। समझ रहे ना बात को, कि वो अपने बिहेवियर को फिक्स ना कर ले। उदास है तो हर वक्त उदास है, चाहे जितनी मर्जी खुशी की बात बता दे तो नहीं खुश हो रहा। तो यहाँ पर फॉल्ट होता है कि अगर वो मुसलसल ऐसा रहना शुरू कर दे, बाज़ सदमे, बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं ज़रा दिमाग से रिमूव होने में टाइम लगती हैं, तो उसमें बिहेवियर सख्ती नहीं होती, उसमें बंदा वापस आ रहा होता है, तो वो नॉर्मल के ऊपर आ रहा होता है, उसके बॉडी सिस्टम उसको रीसेट कर रहा होता है, तो उसको होने देना चाहिए, फितरी अमल है, उसकी मुआवनत करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सिर्फ माहौल बदल देने से या पेशेंट के साथ अच्छी गुफ्तगू करने से, उसको मॉरली उसका मोरल बुलंद करने से, अच्छी गुफ्तगू करने से उसका तब्दीली आ जाती है। और जो अपने रिलीजियस जो मामलात हैं, जैसे हम मुसलमान कुरान और हदीस लेकर के बैठ जाते हैं जिसमें एक अच्छी खुशखबरियाँ सुनाई गई हैं, अच्छाई की तरफ है, सब्र की तलकीन है, जब हम ये देते हैं तो मरीज़ पेशेंट उसको कंसिडर करते हुए दोबारा रिटर्न हो रहा होता है, तो इस तरह से नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा खुशी की हालत के अंदर भी अगर कोई है और हर वक्त सिर्फ मुस्कुरा ही रहा है, हंस रहा है और हर वक्त सिर्फ खुशी वाली चीज़ों की तरफ है और उदासी वाली चीज़ों की तरफ, यानी कितनी भी बड़ी उसके ऊपर आफत आ जाए ना हो, तो अब ये क्या है, ये भी अगर मुस्तकिल हालत रहती है और बार बार ऐसा होता है तो यहाँ पर भी बीमारी ये कौन सी है, अब हम उसको समझने आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कुछ 4 पॉइंट, 2 इधर के 2 पॉइंट इधर के हमने समझे। हम पहले उदासी की बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एक सैडनेस है और एक वेरी वेरी सैड है, उदासी है। अगर पेशेंट यहाँ से लेकर के इस स्टेज तक ही रहता है, बस वो उसकी उदासी थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, या बहुत कभी ज़ीरो पर भी आएगा तो वो उदासी के करीब ही होगा, इसके दरमियान अगर वो रहता है तो इस हालत को क्या कहा जाएगा। एलोपैथिक के अंदर, जो जदीद मेडिकल साइंस के अंदर जब इस बात को पुकारा जाता है तो क्या कहा जाता है, डिस्थाइमिया। ये डिस्थाइमिया का मसला क्या है कि वो सैडनेस के अंदर है, वो सैडनेस से बाहर नहीं निकल रहा, वो खुशी की तरफ तो जा ही नहीं रहा। जब उसकी तरफ नहीं जा रहा और इस तरफ उदासी की तरफ है तो क्या होगा, डिस्थाइमिया। इसमें क्या होता है कि ये कोई बड़ा नुकसान हो जाए, बड़े नुकसान के सबब या आर्जी तौर पे ऐसा हो सकता है, रिकवर होने में उसको टाइम लग जाए, लेकिन इसका दौरानिया कम वक्त का होता है और इसमें जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन इलाज कर लिया जाए, लेकिन अगर आम तौर पे जो मेडिकल साइंस के अंदर कहा जाता है कि अगर ये हालत पेशेंट की इस तरह की 2 साल के लगभग अगर रह जाए कि वो रिकवर कर ही नहीं रहा किसी तरह, लेकिन हम समझते हैं कि 6-8 महीने में पेशेंट अगर नहीं वो हो रहा तो हमें उसको ट्रीटमेंट में ले लेना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जो इल्मुल नफ्सियात, जो साइकोलॉजी वगैरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में पढ़ाई जाती है, वहाँ इस पे 2 साल इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन हम अगर जल्दी कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब एक और हालत होती है, यहाँ से खुशी की तरफ हम पहले ऊपर चल रहे हैं, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, खुशी की तरफ। अब एक तो ये हालत हो गई, लेकिन एक यहाँ पर स्टेज है बी, बहुत वेरी वेरी हैप्पी। अब इसमें एक्सटेसी एक हालत यहाँ पर हमने बताई है। ये एक्सटेसी एक दवाई का नाम भी है जो इसी मामले से रिलेटेड है, और ये दवाई बैंड है, यानी इस दवाई पे इंटरनेशनली पाबंदी भी है इस नाम से।
तो हमारे तबीब लोग ख्याल रखें। बहुत सारे लोग पता नहीं होता, वो क्या करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को कैप्सूलों में, गोली माजून वगैरह में डाल करके जी बड़ा इससे सुरूर आता है, बड़ा मज़ा आता है, तो ये डाल दी और उसका पेशेंट का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ऐसी हरकत नहीं करनी हमने। हमारे पास हर्बल के अंदर ही बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट हैं जिस पे हम कवर कर सकते हैं। तो हम कोई ऐसे ख़तरनाक केमिकल्स को नहीं लेके चलेंगे कि जो जिन्होंने ईजाद किया वो उनके यहाँ भी ख़तरनाक तस्वर होती है, तो आप लोगों ने इसका इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन इस हालत को जिसमें यहाँ चला जाता है और बहुत ज़्यादा वो खुशी की कैफियत के अंदर आ जाता है, जिसको एक नफ्सियात के अंदर हमारी तिब में शादी मर्ग भी कहते हैं, कि इतना ज़्यादा खुश हुआ कि खुशी के मारे मर गया। तो ये पोजीशन भी आ जाती है बहुत ज़्यादा। वो क्या होता है कि ब्रेन के अंदर केमिकल्स जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है कि वो दिमाग को फेल कर देता है। हम आगे अभी और इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी खुशखबरी हो, कुछ हो, अगर मिले, बंदा कितना भी खुश हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, उसको नॉर्मल होना चाहिए। हमारे यहाँ शरीयत के अंदर भी कुरान हदीस के हवाले से भी इस बात के ऊपर आती है कि बहुत ज़्यादा अगर हंसने के कोई वो हो तो उस महफ़िल से ज़रा गुरेज करते हुए फिर मौत के मामलात को उसको भी याद करना चाहिए, ताकि वो जो इतनी ज़्यादा खुशी थी वो हमारी खुशी कम हो जाए। शरीयत, चूँकि हम फ़ितरत पे पैदा हुए हैं, इसलिए हमारी शरीयत भी फ़ितरत के मुताबिक हमें गाइड करती है। उस फ़ितरत के मुताबिक हम रहते हैं तो हम सुकून में रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कह के लगाना, बहुत ज़्यादा हंसना हंसाना सब करना, उन लोगों को ख़ुद भी हमने भी देखा और हमने ख़ुद से भी कभी मुशाहिदा किया करके, तो एक अजीब सी उसके बाद अंदर वीरानी सी महसूस होने लगती है कि कोई अजीब सा बेकार सा मामला हो गया। बज़ाहिर हम बहुत खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे, लेकिन वो एक्साइटमेंट एक हद तक अच्छी लगती है, उसके बाद वो ओवर हो जाती है। तो उस चीज़ से बचना है। अब हम एक्टेसी को थोड़ा सा अच्छे से अंदाज से समझते हैं। ये क्या है? ये एक शऊर की एक्सटेसी, शऊर की एक बदली हुई हालत है, शऊर की इंतहाई बुलंद हालत, जिसमें मरीज़ किसी काम में इंतहाई खुशगवार या गैर मामूली तजुर्बा हासिल करके उस हालत को बार बार कायम करना चाहता हो। यह आप बात समझ रहे हैं कि पेशेंट ने अपने किसी एक्सपीरियंस से, किसी चीज़ से उसको ये पता चल गया, मिसाल के तौर पे कोई ऐसी दवाई खाई, एक ऐसी ही दवाई उसको दे दी गई और वो खिलाई गई और वो खिलाई जाती थी, और उसके नतीजे में उसको इतना सुरूर, कैफ और वो हासिल हुआ, या किसी जगह जाने से, या कोई और खुराक खाने से, या कोई और नेगेटिव हरकत करने से, जो गैर अखलाकी हरकत हैं, उसमें से कहीं पर भी उसने एक सेटल कर लिया अपने दिमाग को कि इससे मुझे एक्स्ट्रा किस्म का आया, और वो फिर उसके अंदर बार बार उस लत में लग जाए, उस इल्लत के अंदर बार बार उसकी तरफ अपने आप को ले जाए और उस एक्सपीरियंस को दोबारा करना चाहे, तो ये हालत क्या हो जाएगी? उसकी एक्टेसी के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर ये इस दर्जे के ऊपर पेशेंट आया हुआ है। और ऐसी हालत में बाज़ औक़ात मरीज़ को देखकर जो दीगर लोग होते हैं उसे कोई रूहानी या स्पिरिचुअल मामला भी समझ लेते हैं। यहाँ पर इस बात को वज़ाहत से समझ लें कि इस हालत के अंदर ऐसी भी हालत होती है। बलूचिस्तान हमारे जो सूबा है, इसके पहाड़ी जो इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, बड़ी अच्छी बेहतरीन किस्म की हैं। तो वो जड़ी बूटियों में ख़ासियत है कि अगर उस जड़ी बूटी को जलाया जाए और उसका धुआं लिया जाए तो बंदे के ऊपर एग्जैक्ट वही हालत आ जाती है जिसमें ये ममनुआ दवा देने से पेशेंट के ऊपर चढ़ जाती थी, और वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कोई वो बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत हो, उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो गैब की चीज़ें मुनकशफ हो रही हैं, और वो बहुत कोई बरगुज़ीदा बंदा है, और जो लोग उसके इर्द गिर्द कमज़ोर अकीदे के लोग होते हैं उसको देख करके बड़ा इंस्पायर हो जाएंगे कि जी इसके साथ तो बहुत ज़बरदस्त मामला हो गया। बेसिकली ये सब चीज़ें जो इस तरह के लोग करते हैं, ख़ास तौर पे जो पाखंडबाज होते हैं, नौसरबाजियाँ करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, या वो ड्रग लेते हैं, गोली लेते हैं। हमने वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर, और ख़ास तौर पे अब तो पाकिस्तान वगैरह, इंडिया वगैरह में तो बहुत सारा ये मामला हो गया, डांस क्लब वगैरह बन गए, उसके अंदर भी लोग इस तरह की पेल्स मिलती हैं उनके पास जिसमें प्रोडक्ट इस्तेमाल की गई होती हैं, और वो पूरी पूरी रात के कंपटीशन होते हैं डांस वगैरह के, और उल्टी शुल्टी हरकतें और उछल कूद करना और सब नुकसान देना, जिसके नतीजे में ये मौत भी वाक़या हो जाती है। ये हम अभी उस सिलसिले को जोड़ने वाले हैं। तो वो तक वो ड्रग ले करके और अपना हालत ख़राब कर लेते हैं,
तो इस तरह अफ्रीका वगैरह के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जादूगर होते हैं, वो जादुई अमाल करते हैं, अपने लोगों को गर्विदा करते हैं, उसके अंदर भी वो इस तरह की सुरूर की और ऐसी हालत को कायम कर लेते हैं। वो भी यहाँ पर ये होता है कि दिमाग का, ब्रेन के ये पार्ट को वो इतना ओवर एक्साइटेड कर लेते हैं कि जिसके नतीजे में वो पूरे मजमे के सामने कुछ और सुपर नेचुरल किस्म की रूहानी शख्सियत बन जाते हैं, और उनके लिए मज़हब, अक़ीदे के मुताबिक या दुनियावी मामलात के मुताबिक भी, और मामलात में, कारोबारी में भी वो फिर अपना नेगेटिव रोल अदा करते हैं। उससे जो इफ़ादा करने वाले लोग होते हैं उनको भी नेगेटिव ही इम्पेक्ट होता है, उनको भी कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती। बेसिकली ये दिमागी जो ख़राबी है, उस दिमागी ख़राबी को ख़राबी से तस्वर करना चाहिए, ना कि उसके पीछे हमें लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो मज़हबी जोश में आकर के जो लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और ममनुआ अद्वियात और धुनी वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको यहाँ पर हमने काफ़ी इसके बारे में बता दिया। अब इसमें होता क्या है कि ये जो प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है, अगर, या वो जो लफ्ज़ मैं कह रहा था ओमन के नाम से, OMAN के नाम से बूटी है, और ये बूटी बलूचिस्तान के पहाड़ों में तकरीबन 600 से 1100 फुट सतह समंदर से बुलंद जो पहाड़ी इलाके हैं, उन इलाकों में अक्सर ये पाई जाती है। और मैं कोशिश करूँगा कि पिक्चर भी उसके साथियों की मालूमात के लिए दे दूँगा। तो उसका क्या फ़ायदा होता है, और ये खुशी, ये ओवर एक्साइटमेंट कैसे होती है, और ये प्रोडक्ट क्यों दी जाती है, दिमाग में आकर ये क्या करती है जा कर के। क्योंकि हमने सिर्फ लफाजी नहीं करनी, हमने पूरे कुछ सिस्टम्स को भी समझना है। ये बेसिकली सेरोटोनिन को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करवाती है, जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुशी के लिए कहाँ किसने आना है, सेरोटोनिन ने। अब सेरोटोनिन जब, और आप लोगों को पता ही है सेरोटोनिन क्या है ना, हम डिफरेंस भी इंशाल्लाह करेंगे अभी थोड़ी देर में, और आपको कार्ड पे भी दिखा दिया जाएगा सेरोटोनिन और डोपामिन के दरमियान का फ़र्क। आज हम आपको एक और चीज़ भी इसके बारे में समझाएंगे, बताएंगे अभी कुछ देर में। वो क्या चीज़ होगी कि मुसर्रत और खुशी, ये क्या चीज़ें दोनों, कि दोनों अलग अलग हालतें हैं कि एक हालत है, और दिमाग का इन दोनों से क्या ताल्लुक़ है, इसको भी हम ज़रा समझेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि सेरोटोनिन को जब ओवर रिलीज़ करा दिया जाता है तो क्या पोजीशन बनती है। फिर सेरोटोनिन अगर हद से ज़्यादा बढ़ता चला जाए और बार बार अगर उसको किसी ड्रग या किसी चीज़ की मदद से अगर ओवर एक्साइट किया जाए तो क्या होगा, फिर वो इस शादी मर्ग में उसको मरने का भी ख़तरा होता है। लेकिन उस मरने से पहले भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। शुरू में उनको क्या क्या अच्छा लगता है इन चीज़ों की मदद से कि उनका जो दर्द वगैरह जिस्म में होता है बिल्कुल गायब हो जाता है, भूख हद से ज़्यादा लग जाती है, अगर वो जब सोना चाहें तो उनको नींद बड़ी ज़बरदस्त आती है, और उनका जो मूड होता है वो बहुत खुशगवार होता है, जिसके लिए तो वो ले ही रहे हैं। इसके साथ साथ ये दिल की जो धड़कन है उसको भी सेरोटोनिन चूँकि बढ़ा है तो दिल की धड़कन भी बढ़ेगी, और पहले जो बिल्कुल हिम्मत हारा हुआ, कम हिम्मत होता है, उसके अंदर भी चुस्ती फुर्ती और उसके बर्ताव में, उसके एक्शंस के अंदर बहुत तब्दीली आ जाती है। और जब हार्ट रेट बढ़ता है तो लाजमी बात है ब्लड प्रेशर वो भी इंक्रीज़ होगा। और इसके साथ साथ जो मसल्स हैं, जो वो पट्ठों में, उसमें सख्ती आती है, स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि पट्ठों में अगर सख्ती ना आए, नरम पड़े तो बंदा जल्दी थक जाता है। और इसी तरह से उसकी जो एनर्जी होती है उस पेशेंट में या उस शख्स में जिसने इस्तेमाल की और अपने एक्स्ट्रा सेरोटोनिन को अगर बढ़ा लिया, अगर नॉर्मली बढ़ रहा है तो भी ये फ़ायदे होते हैं, लेकिन ये आर्जी फ़ायदे होंगे, ज़रूरत के तहत होंगे और नेचुरल होंगे। लेकिन अगर हम मसनूई तरीके से अगर उसको इंक्रीज़ करते हैं कैफियत को, तो फिर ये चीज़ें हो तो जाती हैं, लेकिन ये साथ साथ नुकसान लाती हैं। अब इसका नुकसान समझते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा एनर्जी इंक्रीज़ करने के साथ साथ इस लोगों में क्या होता है कि दूसरों के साथ हमदर्दी करने में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेगा। यानी कि ये जो दूसरे लोग होंगे उनके बहुत करीब जाएंगे और उनको जा करके अपनी उनके साथ सिंपैथी, हमदर्दी, उनको मुआवनत और वो शो कर रहे होंगे, क्योंकि वो इस तरह के अमल करके भी बहुत ज़्यादा क्या हासिल कर रहे हैं, खुशी हासिल कर रहे हैं। तो खुशी वाले, खुशी हासिल करने वाले और दूसरों को खुश करने वाले, ये तमाम इस तरह के काम, हत्ता कि जिस काम की खुद एक्सपर्ट ना हो या उनका जिस्म अभी उनको इतनी इजाज़त ना देता हो, लेकिन ये उस तरह की एक्टिविटीज़ में भी ये इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये इन्वॉल्व होने के बाद उस काम को भी वो कर गुजरेंगे जो उनके लिए मुनासिब नहीं था, लेकिन वो लोगों के लिए, लोगों की खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए वो इस तरह की हरकत कर जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनके
चूँकि जब वो इतनी तेज़ हरकत करते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो डांस वगैरह करते हैं, उछल कूद करते हैं, लेकिन सेरोटोनिन जब एक्स्ट्रा आती है, हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, तो इसके साथ साथ हमारे बॉडी में क्या हो रहा होता है, टेम्परेचर भी हाई होगा। ये हरकत से हरारत आएगी और वो मुसलसल उस हरारत को रखा जाए। फिर जब क्लब्स वगैरह में या कोई ऐसी जगहों के ऊपर जहाँ हुजूम हो लोगों का, जिसमें ये इस्तेमाल करने वाले यूज़र हो, तो वहाँ क्या होगा, वो लाइट्स भी होंगी, एक हीटअप भी होगा, लोगों का मजमुआ भी होगा, तो ये भी एक मज़ीद इजाफा बनेगा उसके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। तो जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, मूड तो खुशगवार है, एनर्जी भी अच्छी है, सब मामला हो रहा है, लेकिन अब क्या होगा, पेशेंट को हाइपरथर्मिया का ख़तरा बढ़ जाएगा। हाइपरथर्मिया क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसकी हीट बढ़ रही है और हीट को रेगुलेट करने वाला सिस्टम वो ख़राब हो रहा है। क्यों ख़राब हो रहा है, किससे हो रहा है, क्योंकि इस जब हीट ओवर बढ़ रही होती है तो सोडियम का तवाज़ुन बहुत तेज़ी से ख़राब होने लगता है हमारी बॉडी का, क्योंकि सोडियम ने बैलेंस करना था। और जब हीट कैसे करना था, सोडियम ने, देखें जब हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉडी में से बुखारात निकलेंगे ना, जो इसमें से तनफ़ुस की सूरत में, पसीने की सूरत में पानी कम होगा ना। जब पानी कम होना शुरू हो जाएगा, पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, तो हीट मुसलसल बढ़ी रही है, तो क्या रह जाएगा फिर पीछे, सोडियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब सोडियम बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा, जब सोडियम इतना बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उसके गुर्दों के ऊपर सबसे पहले ख़तरा होगा, मंडलाने लगेगा कि गुर्दे फेल होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। और दूसरा क्या ख़तरा होगा, उसके दिमाग के अंदर स्वेलिंग होने लग जाएगी, और वो स्वेलिंग बढ़ती बढ़ती उसके दिमाग के फेल होने और उसकी फौरी मौत का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी हालत को हम शादी मर्ग कहते हैं। ये जो शादी मर्ग हमने बताया, ये इसका पूरा जो मैकेनिज़्म है वो कैसे काम कर रहा है कि उधर ड्रग का या किसी चीज़ का यूज़ किया गया, उसने क्या किया, उस माहौल या उस एक्टिविटी के अंदर रह करके उस सेरोटोनिन ने मज़ीद रिलीज़ हो करके, एक्स्ट्रा रिलीज़ करवा करके, ज़बरदस्ती उसको रिलीज़ करवा करके बॉडी के सिस्टम को हमने डिस्टर्ब किया। बॉडी के सिस्टम को एक अपने लज्जत, सुरूर, अपने खुशियों को हासिल करने के लिए, एक्साइटमेंट लेने के लिए हमने फितरत से खेला। और जब उस पेशेंट ने फितरत से खेला और अपने आप को ओवर एक्साइटेड कर लिया, तो नतीजा क्या हो रहा है कि उसके दिमाग, उसके गुर्दे दोनों फेल होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है। कईयों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, और अक्सर ये पेशेंट गुर्दों के मरीज़ तो पहले बन ही जाते हैं अगर मरे ना भी तो। लेकिन अगर वो बच जाए गुर्दे फेल होने से, गुर्दे इन्फेक्ट हो रहे हो, तो दिमाग के अंदर स्वेलिंग तो उसकी बढ़नी शुरू होगी। दिमाग के अंदर स्वेलिंग उसका सर्किट को एकदम ब्रेक डाउन करने के लिए काफ़ी है। अगर वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए तो फ़ौरन शट डाउन, यानी ऐसा पोजीशन होती है कि वो हरकत करते हुए, इवन कि इसके अंदर लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर भी बढ़ जाते हैं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है। ज़ाहिर है एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि उसके कैपेबल नहीं होता, लेकिन वो इन चीज़ों में समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हम बने ही इसी काम के लिए हैं, हम पैदा ही इसी लिए हुए, तो नतीजा क्या होता है कि इसी दौरान में ही मौत हो जाती है। तो शादी मर्ग क्या है, वो इसको आज हमने आपको सामने तफसील के साथ ये भी रख दी कि इसका मैकेनिज़्म छोटा सा है, वो कैसे काम करता है। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो हालत है, ये जो अभी तक हम इसी बी में चल रहे हैं, ये जो हालत है ये ख़ास तौर पे मर्दों से ज़्यादा इसका इम्पेक्ट औरतों पे सबसे ज़्यादा होता है। औरतें सबसे ज़्यादा इसमें मुतासर होती हैं, ये एक इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक हैं। और वैसे भी औरतें ज़रा कमज़ोर अक़ीदे की होती हैं, और वो एक्स्ट्रा को एक्साइटमेंट या उसके अंदर अगर वो पड़ जाएँ, अपने लिमिट से, फितरत से, जो उनको पाबंदियाँ हैं उससे वो निकल जाएँ, तो फिर उनके लिए मामलात और ज़्यादा गड़बड़ का ख़तरा रहता है, वो भी चलते रहते हैं। इस तरह एक्सटेसी जो है ये लंबे अरसे तक अगर कोई पेशेंट इसमें मुब्तला रहता है तो उनके अंदर लो लिबिडो के अलावा उनका जो स्लिप डिस्टर्बेंस है, यानी कि अब बेआरामी की कैफियत उनके अंदर होगी, थोड़ा सो के फ़ौरन उठ जाएंगे या नींद ही नहीं आएगी, और इनको हर वक्त एंग्जाइटी की बड़ी होने की शिकायत करते रहेंगे, एंग्जाइटी है। इसके साथ साथ एक और दर्जा हमने बताया था ओरिएंटेशन और डिसओरिएंटेशन के अंदर हमने, जिसमें एक था कन्फ्यूज़न का। ये कन्फ्यूज़ अक्सर रहेंगे और ये नहीं कर पाएंगे, और कंफ्यूज कब होंगे, जब वो प्लेस, डेट, प्लेस और जो आपकी हिस्ट्री है उसके अंदर वो कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि ये कौन सी है, क्या है, वो नहीं बयान कर पा रहे होते। तो ना मकाम के लिहाज से भी और
तारीख के लिहाज से भी, अपने पते के लिहाज से भी, कहीं पर भी वो गड़बड़ कर सकते हैं और अक्सर ये गड़बड़ करते रहते हैं और इसी वजह से इसमें इनको हम कहते हैं कन्फ्यूज़ है, बेसिकली ये डिसओरिएंटेशन का शिकार हैं। और इसके साथ साथ इनके मेमोरी के इशू वो तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कन्फ्यूज़ है तो मेमोरी इश्यूज़ बढ़ जाते हैं और ये एंग्जाइटी और ये बढ़ते हुए डिप्रेशन में दाखिल हो जाते हैं। और अक्सर ये लोग, बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि ये दिल के अमराज के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। दिल के अमराज लाजम हिस्सा है इनका, कि ये जो अगर और कुछ ना हुआ, दिमाग की स्वेलिंग ना भी हुई, तो ये दिल का मसले को पकड़ लेंगे और दिल का फेल हो जाएगा। इनके गुर्दे फेल होने का, दिल फेल होने का और दिमाग फेल होने का, ये 3 इनके साथ चीज़ें लगी रहती हैं। सिर्फ इस एक सेक्शन के अंदर हमने बार बार ये बातें बयान की। तो ये जो जड़ी बूटी के साथ इंशाल्लाह ये आपने पिक्चर्स भी देख ली होंगी, और कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इसके ऊपर मज़ीद भी वर्क करें। इस सिस्टम को समझने पे इसको एक एक चीज़ को स्किप कर करके देखेंगे, और सिर्फ जो लोग नुस्ख़ों के लिए हमारी वीडियोस देखना चाह रहे होते हैं कि कोई नुस्खे बता दिए जाएंगे, तो हमारे प्रोग्राम में नुस्खे शामिल ही नहीं है, हम तो ये करते ही नहीं है। तो वो बेशक ज़हमत ना किया करें, ना देखें, क्योंकि नुस्खे नहीं मिलने। हम इल्म लेकर के चल रहे हैं, तो इल्म के लिहाज से हम बात करेंगे। बॉडी मैकेनिज़म्स को हम समझ रहे हैं, जब तक ये समझ में ना आए तो हम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। तो लिहाजा मैं अपने व्यूवर्स को भी यही बात कर रहा हूँ कि बॉडी मैकेनिज़म को समझें, और अगले सेशन के अंदर हम कुछ और अहम बातें हैं वो उसको बयान करते हैं।